किसान भाइयों राम राम। हम सभी जानते हैं कि अच्छी फसल के लिए मिट्टी का उपजाऊ होना कितना ज़रूरी है। अक्सर हम नाइट्रोजन और यूरिया की तो खूब चर्चा करते हैं, लेकिन एक ऐसा तत्व है जिसे फसलों की शक्ति का केंद्र या यूं कहें कि जड़ों का आधार कहा जाता है, और वो है फॉस्फेट। किसान भाइयों, फॉस्फेट का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल आपकी जेब पर भारी भी पड़ सकता है, या अगर आप इसे सही तरीके से ना डालें तो यह मिट्टी में भी जमा रह जाता है और पौधों को कई बार वो नहीं मिल पाता है। आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री गौरी शंकर जी, जो उप निदेशक हैं उर्वरक विभाग, भारत सरकार में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद सर, सबसे पहले हमारा ये प्रश्न होगा कि फॉस्फेट जो ये पोषक तत्व है, ये फसलों के लिए क्यों इतना आवश्यक है? मैं अपने सारे किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा सबसे पहले कि भारत सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, और भारत सरकार जितनी रासायनिक खाद की आवश्यकता होती है हर साल उससे ज़्यादा ही भारत सरकार अपने किसान भाइयों को उपलब्ध करवाती है। किसान भाइयों, आपके सामने एक आंकड़ा रखना चाहूँगा 2024-25 का। 2024-25 के दौरान जो रासायनिक खाद की आवश्यकता असेस करी गई थी वो 152 करोड़ बैग थी। उसके मुकाबले भारत सरकार ने 177 करोड़ बैग रासायनिक खाद के खेती के कार्य के लिए उपलब्ध करवाए। अब हम बात करते हैं कि फॉस्फेट जो हमारा एक सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है, उसका फसलों में क्या रोल होता है। तो ये सारे किसान भाइयों को ये समझना बहुत आवश्यक है कि जो फॉस्फेट पोषक तत्व होता है उसका जो मेन रोल होता है किसी फसल में, वो उसकी किसी भी फसल की जड़ों को मजबूत करना, गहरा करना और लंबा करना होता है। जब कोई किसान भाई किसी फसल में फॉस्फेट का उपयोग करता है तो उससे उस फसल को संपूर्ण पोषण मिलता है। मिट्टी के अंदर विभिन्न प्रकार के मिनरल्स और अन्य पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। तो जिस फसल की जड़ें मजबूत होती है उससे वो फसल अपने आप जितने भी मिनरल्स मिट्टी में उपलब्ध है, जितने भी पोषक तत्व मिट्टी में उपलब्ध हैं, वो जब तक उसका पूरा साइकिल होता है किसी भी फसल का, जैसे मान लीजिएगा 3 से 4 महीने का एक साइकिल होता है पूरी फसल को प्राप्त करने का, तो 3 से 4 महीने तक उसको वो सारे मिनरल्स अच्छे प्रकार से मिलते रहते हैं और हमारी जो फसल होती है उसकी हाइट अच्छी होती है और उसका जो फाइनल जो आउटपुट निकलता है या हम कहें जो क्रॉप हमें मिलती है उसकी जो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों होती है वो बहुत अच्छी होती है। इसके रिगार्डिंग मैं अपने किसान भाइयों को एक चीज और बताना चाहता हूं कि फॉस्फेट का एक और महत्वपूर्ण रोल फसलों के अंदर होता है। ये किसी भी फसल की ऊर्जा का स्रोत होता है। एक तरीके से ये क्या करता है कि ये किसी भी फसल को जब तक वो फसल का जीवन चक्र होता है तब तक उसको ऊर्जा प्रदान करती रहती है, ताकि उसका जो भी फल या फ्रूट या जो भी अनाज हमें मिले वो अच्छी क्वालिटी का मिले। और एक तीसरा और महत्वपूर्ण रोल फॉस्फेट का होता है, ये किसी भी फसल को भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होता है उसमें मदद करती है। तो गौरीशंकर जी, आपने जैसे बताया कि इसका क्या महत्व है, कितनी आवश्यक है, लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है कि फॉस्फेट की कमी हो जाती है फॉस्फेट की, तो फसलों में उसके क्या क्या लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं? इसमें हमारे किसान भाइयों को यह समझना बहुत आवश्यक है, जब किसी फसल में फॉस्फेट पोषक तत्व की कमी रह जाती है तो उससे फसलें बढ़वार नहीं कर पाती है, उनकी हाइट कम रह जाती है और एक उनके जो लीव्स या जो पत्ते होते हैं किसी भी फसल के, उनमें एक बैंगनी कलर का कलर नजर आता है। तो वो इस बात का इंडिकेशन होता है कि इस फसल में फॉस्फेट पोषक तत्व की कमी है। तो इसलिए किसान भाइयों को यह आवश्यक है कि वो पर्याप्त मात्रा में जब फसल की बिजाई करें उसी समय फॉस्फेट पोषक तत्व को उसमें डालें, ताकि फसल की हाइट अच्छी हो और उसके जो प्रोडक्शन निकले वो हाईएस्ट निकले। तो गौरीशंकर जी, जब हम फॉस्फेट का प्रयोग करेंगे तो किसान भाइयों को किस समय पर और किस तरीके से, किस विधि से फॉस्फेट का प्रयोग करना चाहिए जिससे वो ज़्यादा उससे अपना मुनाफा ले सकें या वो ज़्यादा लाभकारी हो सके उनके लिए? सभी किसान भाइयों को यह जानना बहुत जरूरी है कि फॉस्फेट पोषक तत्व एक ऐसा पोषक तत्व होता है जिसको जमीन में जहां पर भी हम डालते हैं मिट्टी में वो वहां का वहीं रह जाता है, ये कहीं भी मूवमेंट इसमें नहीं होता है। तो इसलिए किसान भाई जब फसल की बिजाई करें उसी समय फॉस्फेट पोषक तत्व को जमीन में डालें, और कहां डालना चाहिए ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो हर किसान भाई को यह समझना बहुत आवश्यक है कि फॉस्फेट पोषक तत्व को सिर्फ जहां पे हम सीड लगाएं उसके अगल बगल में ही डालना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो फॉस्फेट पोषक तत्व है वो अधिकतम से अधिकतम 1 से 2 इंच के एरिया में ही अपना प्रभाव छोड़ता है, उसके अलावा वो वहीं पे फिक्स हो जाता है। तो इसलिए किसान भाई फसल की जब बिजाई करें तो जहां वो अपना बीज लगाएं उसके अगल बगल में ही अपने फॉस्फेट पोषक तत्व को डालें और सिर्फ बिजाई के समय ही डालें। लेकिन मैं इसके रिगार्डिंग अपने किसान भाइयों को एक बात और बताना चाहता हूं कि आजकल एक चीज देखने में आती है, बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि जैसे बिजाई के समय भी फॉस्फेट डाल देते हैं, उसके बाद जैसे हम यूरिया देते हैं फर्स्ट डोज, सेकंड डोज और थर्ड डोज, वैसे ही सिमिलरली किसान भाई आजकल डीएपी का उपयोग जो फॉस्फेट पोषक तत्वों का भंडार होता है उसको डालने लग गए हैं। तो मैं अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूं कि जब हम यूरिया डालते हैं उस समय यदि हम लोग
फर्स्ट या सेकंड या थर्ड डोज में डीएपी डालते हैं तो वो सिर्फ मिट्टी की सतह पे रह जाती है और वो उसकी जड़ों के आसपास नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि मिट्टी की जो सतह होती है उससे लेके किसी भी फसल की जो हमारी जड़ें होती है वो कम से कम 1 से 2 इंच नीचे से स्टार्ट होती हैं। तो इसलिए उसका कोई भी फायदा हमारी फसलों को नहीं मिल पाता है। लेकिन उससे होता क्या है, जो हम फॉस्फेट जो डालते हैं फर्स्ट सेकंड या थर्ड डोज में, उससे किसान भाइयों की लागत बढ़ जाती है, ना कि उनकी पैदावार बढ़ती है। तो अभी आपने डीएपी की बात करी, डाई अमोनियम फॉस्फेट जिसे हम कहते हैं, तो इसके कौन कौन से विकल्प बाजार में सब्सिडी वाले दामों पर उपलब्ध हैं? इसमें मैं अपने सारे किसान भाइयों को यह बताना चाहता हूं कि डीएपी जैसे ही हमारे पूरे टोटल 28 प्रोडक्ट की एक पूरी बास्केट है जिसमें 28 अलग अलग ग्रेड एनपीके फर्टिलाइजर के बाजार में उपलब्ध है। तो इसमें जो मेजर जो डिफरेंस है हमारा डीएपी और अदर जो हमारी ग्रेड में, वो किसान भाइयों को समझना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जो डीएपी होता है उसमें एक फॉर्मूला होता है, 46% फॉस्फेट होता है और 18% नाइट्रोजन उसमें होता है। लेकिन जो अदर हमारे एनपीके फर्टिलाइजर होते हैं उनमें कम से कम प्रत्येक ग्रेड में 3 मिनिमम न्यूट्रिएंट होते हैं, लाइक जैसे उनमें नाइट्रोजन भी होता है, फॉस्फेट भी होता है और उसमें पोटास भी होता है। तो डीएपी के कंपैरिजन में प्रत्येक ग्रेड में आपको पोटास या सल्फर जो न्यूट्रिएंट है वो अधिक मिलता है, जो आपको डीएपी में नहीं मिलता है। तो इसलिए सारे किसान भाइयों को यह आवश्यक है कि किसी भी फसल की अच्छी पैदावार पाने के लिए सभी पोषक तत्वों का संतुलित उपयोग करके ही हम अच्छी पैदावार पा सकते हैं और अपनी लागत को कम कर सकते हैं। तो इसलिए किसान भाई जितने भी हमारे 28 ग्रेड जो एनपीके बाजार में उपलब्ध है उनका उपयोग करें, और वो हमारे देश के अंदर ही उनका निर्माण किया जाता है, जबकि डीएपी अधिकतर हम लोग इंपोर्ट डिपेंडेंस है, हमें विदेशों से आयात करना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो रॉ मटेरियल जो कच्चा माल जो उपयोग होता है वो रॉक फॉस्फेट होता है अच्छी क्वालिटी का, जो भारत के किसी भी एरिया में नहीं पाया जाता है, वो अधिकतर विदेशी कंट्रियों से हमें आयात करना पड़ता है। उससे या तो हम यहाँ डीएपी का उत्पादन करते हैं या हम विदेशों से इंपोर्ट करते हैं डीएपी का। जबकि एनपीके फर्टिलाइजर को भारत में ही भारत की कंपनियों द्वारा, भारत के लोगों द्वारा, भारत के किसानों के लिए बनाया जाता है। और यदि मैं इसमें एक और बात अपने किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि पूरे विश्व को आप देखेंगे, पूरे विश्व में अधिकतर जिस फर्टिलाइजर का उपयोग होता है फॉस्फेट के रूप में वो एनपीके फर्टिलाइजर है, ना कि डीएपी है। डीएपी का अधिकतम उपयोग सिर्फ भारत देश में किसान भाई करते हैं, लेकिन उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो सिर्फ नाइट्रोजन और फॉस्फेट ही उपलब्ध होते हैं, जबकि हमारे जो एनपीके फर्टिलाइजर उनमें मिनिमम कम से कम 3 पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। तो इसलिए हमारे किसान भाइयों से मेरा आग्रह है कि अधिक से अधिक मात्रा में वो डीएपी को छोड़ के एनपीके उपयोग करें संतुलित मात्रा में, जिससे लोगों द्वारा बनाया गया फर्टिलाइजर हमारे देश के किसानों द्वारा उपयोग किया जाएगा। तो अभी आपने जैसे एनपीके उर्वरक की बात की, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, तो आपने बताया कि उसमें आयात और निर्यात का भी एक महत्व है और वो आपकी बातों से लगता है कि वो बेहतर है डीएपी से। तो क्या भारत सरकार इन पर कोई सब्सिडी देती है एनपीके उर्वरक पर? मैं अपने सारे किसान भाइयों को यह बताना चाहता हूं कि भारत सरकार जितना सब्सिडी डीएपी पे प्रदान करती है उतना ही अन्य जो 27 ग्रेड हमारे एनपीके हैं उस पे भी उतना ही सब्सिडी भारत सरकार प्रदान करती है। दोनों ही डीएपी और एनपीके में भारत सरकार कोई भी किसी भी प्रकार का सब्सिडी में डिफरेंशिएशन नहीं करती है। जितना आज की डेट में डीएपी पे सब्सिडी है उतना ही एनपीके के सारे ग्रेड्स पे सब्सिडी भारत सरकार प्रदान करती है। तो गौरीशंकर जी, हमारे देश में कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर हमारे किसान भाई अभी इन एनपीके उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं और उनसे काफी लाभ भी ले रहे हैं। तो ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां पर ये ज्यादा यूज हो रहा है? इसके रिगार्डिंग मैं अपने सारे किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूं कि भारत में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे किसान भाई डीएपी का उपयोग ना करके एनपीके का उपयोग कर रहे हैं और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। इनमें मैं मुख्यतः यदि बताना चाहूँ तो हमारा महाराष्ट्र, कर्नाटका, आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और इसके अलावा गुजरात, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे किसान भाई डीएपी के मुकाबले एनपीके फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं और अधिक पैदावार प्राप्त कर रहे हैं। इसके रिगार्डिंग में एक और आंकड़ा भी आज किसान भाइयों के सामने रखना चाहता हूं कि एमपी और यूपी जो किसी जमाने में सिर्फ डीएपी फर्टिलाइजर का उपयोग करते थे, आज उन दोनों स्टेटों में भी एनपीके फर्टिलाइजर का उपयोग फार्मर्स कर रहे हैं और डीएपी को कम करते जा रहे हैं। तो गौरीशंकर जी, बहुत सारे हमारे जो किसान भाई हैं वो छिड़काव विधि, जिसे ब्रॉडकास्टिंग मेथड भी हम कहते हैं, उनसे डीएपी और अन्य जो फॉस्फेटिक उर्वरक हैं वो अपने खेतों में डालते हैं। ये कितना सही है और इससे फसलों को क्या अधिक लाभ होता है वैसे इसमें?
मेरे सारे किसान भाइयों को ये समझना बहुत आवश्यक है कि छिड़कवा विधि से जो फॉस्फेट फर्टिलाइजर हम अपनी फसलों में डाल रहे हैं, आजकल जो एक नया ट्रेंड किसानों में स्टार्ट हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि फॉस्फेट की एक खासियत होती है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर तभी काम करता है जब हम किसी भी फसल की बिजाई करते हैं तो उसके बीज के आसपास यदि हम फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर को डालते हैं तभी उस फसल के ऊपर उस फॉस्फेट तत्व का प्रभाव नजर आता है। यदि हम छिड़कवा विधि से कोई भी फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर डालते हैं तो वो जमीन की सतह पर गिरता है और जमीन की सतह से जो किसी भी प्लांट की जो जड़ें होती है वो कम से कम 2 से 3 इंच नीचे से होती है। तो जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर होता है, यदि आपने जमीन की सतह पे डाला है तो उसका प्रभाव उस जड़ों तक नहीं पहुंच पाता है, तो वो पूरा का पूरा दुरुपयोग हो जाता है। इससे हमारे किसान भाइयों की लागत बढ़ती जा रही है और पैदावार में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए मैं सारे किसान भाइयों से आग्रह करना चाहता हूं कि फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का उपयोग सिर्फ बिजाई के समय करें, और वो भी सिर्फ जहां पे आप सीड लगाते हैं मिट्टी के अंदर, उस सीड के 1 से 2 इंच के एरिया में ही फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर डालें। उसके अलावा यदि कोई किसान भाई किसी और तरीके से या कहीं पे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर डालता है तो उसका प्रभाव फसल पे नहीं आता है, उसका प्रभाव सिर्फ लागत में वृद्धि के रूप में आता है। उससे किसान भाइयों की लागत बढ़ती है और पैदावार पे कोई प्रभाव नजर नहीं आता है उसका। तो जब भी हम उर्वरकों के प्रयोग की बात करते हैं तो हमेशा एक बार हमने देखा है कि 4R के सिद्धांत की बात की जाती है। तो फॉस्फेट पोषक तत्वों के कुशल उपयोग में इस सिद्धांत की क्या भूमिका है? 4R के सिद्धांत का फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर या फॉस्फेटिक पोषक तत्वों के उपयोग में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। 4R का सिद्धांत ये बोलता है कि एक तो आपका सबसे पहला जो 4R में R होता है राइट सोर्स, कि आपको 28 ग्रेड जो हमारे आज फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के बाजार में उपलब्ध हैं सारे सब्सिडाइज रेट पे, उसमें से कौन सा ग्रेड चुनना है कि मुझे कौन सा ग्रेड उपयोग करना चाहिए। तो इसके लिए किसान भाइयों को जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज और केवीकेज की जो रिकमेंडेशन होती है उनको किसान भाइयों को फॉलो करना चाहिए। वहां पे वो जिस ग्रेड एनपीके का ग्रेड जो भी वो रिकमेंड करते हैं उस ग्रेड को चुनना चाहिए। दूसरा, इसमें जो 4R का सेकंड जो हमारा होता है कि राइट क्वांटिटी की कितना मात्रा मुझे उसमें डालना चाहिए, सही मात्रा उसकी क्या हो। तो इसके लिए भी समय समय पर हमारी जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज और केवीकेज हैं वो बताते हैं कि किस क्रॉप के अंदर आपको कितना मात्रा फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के किस ग्रेड की डालनी है। तो उनकी जो रिकमेंडेशन हो प्रत्येक किसान भाई उसको फॉलो करे। तीसरा, इसमें जो 4R होता है वो होता है राइट टाइम। तो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का जो राइट टाइम होता है कि किस समय मुझे उपयोग करना चाहिए, उसमें किसान भाइयों को यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि उसको सिर्फ और सिर्फ बिजाई के समय हमें उपयोग करना है। बिजाई के बाद फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर किसी भी फसल में कोई भी प्रभाव नहीं छोड़ता है। तो और उसके बाद जो अगला 4R है उसका होता है राइट प्लेस, कि कहां मुझे डालना है। तो उसमें हमारे प्रत्येक किसान भाई को यह समझना बहुत आवश्यक है कि किसी भी फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का अधिकतम प्रभाव किसी फसल पे तभी आ सकता है जब हम उसे जहां पे हमारी जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर जहां पे भी सीड लगाते हैं उस सीड के अगल बगल में यदि हमने फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर डाला है तभी उसका प्रभाव आता है। तो इसलिए प्रत्येक किसान भाई सिर्फ सीड के अगल बगल में 1 से 2 इंच के एरिया में ही फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर को डालें। उसी से ही उसकी उत्पादन बढ़ता है, उसकी लागत कम होती है और किसान इससे सशक्त और खुशहाल बनता है। तो सर, आज आपने हमारे किसान भाइयों को यह बताया कि फसलों की बेहतर वृद्धि और अधिक उत्पादन के लिए फॉस्फेट का संतुलित जो उपयोग करें और सही उपयोग क्या होना चाहिए वो कितना ज़रूरी है। तो आपने इस विषय पर हमारे को इतनी अच्छी जानकारी दी, आप हमारे स्टूडियो में आए, उसका बहुत बहुत धन्यवाद।